बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है और अब इतलात ये हैं कि जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है वो बहुत कुछ करना चाहती है। ये हुकूमत जब अपोजिशन में थी, तमाम जो सियासी जमातें थीं जब अपोजिशन में थीं, तो उस वक्त जब साबिक हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात की थी तो जाहिर है कि इन जमातों के उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। जाहिर है कि ये जमातें भी यही चाहती थीं कि आने वाला जो इंतखाब है वो ऐसा इंतखाब हो कि जिस पर सवालात ना उठें, जैसे कि गुज़श्ता इंतखाबात थे, क्योंकि उस पर अक्सरियती जो सियासी जमातें थीं उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अब जाहिर है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए ये न सिर्फ हुकूमत का मामला है बल्कि अपोजिशन के लिए ये भी इंतहाई ज़रूरी है कि इंतखाबी इस्लाहात की जाएं और इसमें दोनों का किरदार, यानी हुकूमत का भी किरदार है, अपोजिशन का भी किरदार है, ताकि जब भी इंतखाबात हों उन पर किसी किस्म के सवालात ना उठें। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जाहिर है कि जो नई हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत बनी है, वो गुज़श्ता हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बनी है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त अपोजिशन में है, उसके चेयरमैन इमरान खान बार बार जल्द इंतखाबात का कह रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि उसे सबसे पहले मईशत को मुस्तहकम बनाना है, उसके बाद इंतखाबी इस्लाहात करनी है और उसके बाद फिर इंतखाबात में जाना है। और जाहिर है कि जब बड़े आलमी मालियाती इदारों के साथ भी जब डील होती है या बात होती है तो वो भी हुकूमत की जो यकीनी एक कैफियत होती है वो उसको देखती है और जो हुकूमत की जो सेहत होती है उसको देखती है, तभी उससे बातचीत करती है। तो मईशत के हवाले से भी अब इस हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं और इस हुकूमत ने यह फैसला किया है कि उसने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाना है। जो महंगाई का मामला था, हमने देखा कि गुज़श्ता 3-3.5 साल में बहुत बढ़ी। ये भी एक हुकूमत के लिए चैलेंज है और अब अवाम इस हुकूमत से भी ये तवक्को रखते हैं। लेकिन इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि जब भी सियासत की बात होती है, जैसे तहरीक इंसाफ अब मुसलसल जलसे कर रही है और उसने एक लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर रखा है, उस पर इदारों के हवाले से भी बड़ी बातें होती हैं। आज पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान और ISPR की जानिब से एक बयान सामने आया और उस बयान में कहा गया कि खामखा पाकिस्तान की अफवाज को सियासत में घसीटा जा रहा है। वो तवक्को रखते हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर किसी भी तौर से पाक फ़ौज का जिक्र इस हवाले से न किया जाए, क्योंकि पाक फ़ौज सियासत से दूर है। गैर मुसद्दिक़ा जो इश्तियाल अंगेज़ बयानात हैं वो जो सूरत, उससे एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, लिहाजा इसको हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए। तो क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह नबर्दाज़मा होगी हुकूमत इस पर, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें आपके सामने हैं। अब अहम मामला यह है कि इंतखाबी इस्लाहात, आपकी हुकूमत किस कदर संजीदा है इस मामले में कि इंतखाबी इस्लाहात की तरफ जाएं। एक वो इंतखाबी इस्लाहात थी जो गुज़श्ता हुकूमत ने की थी, क्या ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पर आप समझते हैं कि अननेचुरल थी और आपकी हुकूमत अब बेहतर तरीके से कर सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी थी, सेनेट की, उसका मैं हिस्सा था और उसके अंदर हमारी महीनों मीटिंग्स हुई हैं ये इंतखाबी इस्लाहात से रिलेटेड। और इसके अंदर तकरीबन कोई 49 के करीब जो है वो तजवीज़ थी जो कि दी गई थी और उनमें से तकरीबन 33 ऐसी थी जिसके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत, उस वक्त की अपोजिशन और हुकूमत का जो है वो कंसेंसस डेवलप हो गया था। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पे नहीं हुआ था, मिसाल के तौर पे EVM पे नहीं हुआ था, आई वोटिंग पे नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारे पे हो भी गया था। तो हम वो पार्ट उसका जो है कानून का या वो कवानीन जिनके ऊपर कंसेंसस हो चुका था उनको हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। और साथ साथ जो है वो हम ये भी देखेंगे कि क्या हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किसी और तरीके से डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं सेनेट और नेशनल असम्बली में। अपने इत्यादियों से बात की जाएगी इसके अंदर और फिर एक पूरा मसवदा बना के उसको नेशनल असम्बली में और सेनेट से पास कराया जाएगा। ठीक है। और ये जो एक मौजूदा जो एक तरीक़ाकार था जो गुज़श्ता हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात में किया था कि जी वो मजमूई तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक दे दिया कि जी आप पाकिस्तान में कहीं भी वोट कर सकते हैं, यानी जो मुतल्लिका हल्के हैं, वो आप समझते हैं कि वो
नाकाबिल अमल है किसी हद तक? देखिए, उसकी वजह ये है, वो इसलिए नाकाबिल अमल है कि जो उस हुकूमत थी उस वक्त पीटीआई की, इन्होंने एक जो है वो थर्ड पार्टी उसका एनालिसिस करवाया था आई वोटिंग का जो सिस्टम है। और ये एक स्पेनिश फर्म थी, उसका नाम है मिनसेट, जिसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने उसको हायर किया था। और उसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आप आई वोटिंग का सिस्टम यूज़ करना चाह रहे हैं ये इनसिक्योर है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको हैक किया जा सकता है। तो ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान का नेशनल इलेक्शन किसी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो है उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है पाकिस्तान के लिए। और आपके चले 2 मिनट छोड़ दें पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कौन क्या कह रहा था, बाहर की ताकतें भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो हमें कोई ऐसा निज़ाम जिसे पाकिस्तान का जो 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 इंटरनल डायनामिक्स है उसको इसके इलेक्शंस के उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके, उसको तो हम नहीं, क्या कहते हैं, ज़ाहिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दूसरी जो तजवीज़ थी जो हमारी पार्टी की तरफ से दी गई थी वो यही थी कि अगर 4 से 5 सीटों के ऊपर नेशनल असेंबली में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और 2 के करीब सेनेट में सीट दे दी जाए, तो उससे ये होगा कि जो 90 लाख या 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, ड्यूल नेशनल हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको जो है वो एक तरह से नुमाइंदगी मिल जाएगी आपकी आपके जो है वो दोनों ऐवानों में। तो ये हमारी तरफ से तजवीज़ दी गई थी। तो अभी जो है वो इसके ऊपर हम जो है वो ज़ाहिर इत्यादियों से भी बात करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि इसमें से इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि तहरीक इंसाफ ने एक लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर रखा है, वो जलसे भी हो रहे हैं, उसके जवाब में ज़ाहिर है आपकी जमात भी भरपूर तरीके से जलसे शुरू कर चुकी है, मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो भी जलसों में जा रही हैं। सियासी माहौल में ऐसा लगता है कि शिद्दत आ रही है, आपको क्या लगता है? ये तो एक लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर रखा है, इससे पहले भी एक धरना हुआ था 2014 में। इस बार भी आपकी जो पॉलिसी है, अगर तो ये लॉन्ग मार्च होता है और लोग आते हैं, तो आपकी पॉलिसी वही रहेगी जैसे कि पहले थी कि लोग आए, तकरीरें करते रहे, 126 रोज़ तक मौजूद रहे और उसके बाद वो चले गए? देखिए, जो हमारी पॉलिसी है वो ये है कि कानून के दायरे में रह के अगर किसी ने कोई एहतजाज करना है, कोई जो है वो जलसा करना है, तो वो हमें कोई मसला नहीं है, कोई धरना देना है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जो रेड जोन है जिसके अंदर डी चौक भी आता है, उसके अंदर अब जलसे नहीं हो सकते। और आपको मालूम है कि जो धरने बाद में हुए हैं उनमें कोई धरना भी डी चौक में नहीं हुआ, वो जो 2014 के बाद जो धरने हुए हैं, कुछ फैज़ाबाद में हुए, कोई आगे कश्मीर हाईवे पे हुए या दीगर जगहों पे हुए, लेकिन उधर नहीं हुए। एक बात तो हम, अगर कोई चाहता है इस्लामाबाद आके बैठ के कोई अपना जलसा करना, तो अभी इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, करें जितने मर्जी। लेकिन अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने की कोशिश की, पीटीवी की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की, फौज के अफसरान को उकसाने की कोशिश की, या सिविल अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की, सिविल डिसोबीडियंस करने की कोशिश की, तो फिर कानून जो है वो हरकत में आएगा और वो कानून के मुताबिक उनसे डील किया जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद बार बार जब वो लॉन्ग मार्च का जिक्र करते हैं तो वो इसको खूनी करार देते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये किस कदर गैर जिम्मेदाराना बयान है और इससे किस किस्म के हालात का पैदा होने के खदशात हैं? देखिए, शेख रशीद साहब जो है वो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि शेख रशीद जैसा इंसान पाकिस्तान की सियासत में भी है, और जो है वो खाली अभी नहीं है, पता नहीं 5-6 दहाइयों से, 5 दहाइयों से तो है। और इन्होंने अल्लाह के फजल से पता नहीं कितने बेगुनाह लोगों के, कितने माँ बाप के बच्चों के खून बहाए हैं, और अपना आज तक जो है वो एक कतरा नहीं बहा। तो अगर खून बहना ही है और खून या लोग अपने ऊपर आग लगा ही लें, तो मैं ये तजवीज़ दूंगा शेख साहब को कि वो खुद अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा लें, या पहले अपना खून बहाएं। अपनी जगह प्री बेल अरेस्ट करा ली है, और फिर जब प्री बेल वो अपना हो गई है प्री बेल अरेस्ट, तो बाहर आके फड़ियाँ मार रहे हैं। पहले भाई आप कह रहे थे हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे, तो जेल में आप खुद जाए बगैर जेल भरो तहरीक चलाएंगे? अपना खून बहाए बगैर लोगों का खून बहाएंगे? और ऑलरेडी आपको मालूम है कि आज एक बंदे का मैंने खुद देखा इंटरव्यू के, वो उसने अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। इन लोगों की इस फजूल बातों की वजह से एक बंदे ने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया, और ये जानबूझ के उकसा रहे हैं अवाम को, बिलखुसूस शेख रशीद। और मैं ये बता रहा हूँ, शेख रशीद का जो है ना, ये इसको हम बिल्कुल ठीक करेंगे। अगर इसने अपनी ज़बान को लगाम नहीं दी, हम इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये इंतहाई डरपोक इंसान है। ये जब न्यूक्लियर धमाके हो रहे थे तो मुल्क छोड़ के भाग गया था,
सबसे पहले ये भागा था। तो ये जो है ये अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क के अंदर कि ये ऐसे थर्ड क्लास किस्म के लोग जो है इस मुल्क की सियासत के अंदर है, शेख रशीद जैसे। अफनान साहब, आपके ख्याल में ऐसा क्यों है कि जब जब आप अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत करते हैं, तो जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप समझते हैं कि आपका वो हक है, ज़ाहिर है आपकी अक्सरियत होती है, लेकिन जब आप अपोजिशन में चले जाते हैं तो आप इस किस्म की बातें करते हैं जिस तरह के शेख रशीद साहब आप गुफ्तगू करते हैं। ये इसका क्या मतलब लिया जा सकता है कि सिर्फ क्या मुल्क में जमहूरी निज़ाम के अंदर हुकूमत करना ही सियासत है? क्या ढंग की अपोजिशन भी नहीं हो सकती? देखिए, बात ये है कि हमने जो है वो कभी भी पाकिस्तान में ये नहीं कहा कि सिविल डिसोबीडियंस होनी चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि खून रेजी होनी चाहिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि जी लोग अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा लें, आप हमारे निकाल लें जितने निकाल लें पिछले। हमने बहुत एहतजाज किया, हमने बड़ी सख्त बातें भी की, लेकिन पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है कि मैं जो है वो कानून के दायरे में रह के, तमीज़ के दायरे में रह के जो है वो अपना फैक्ट्स की बुनियाद पर तनकीद कर सकता हूँ। ये पाकिस्तान का आइन मुझे इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन ये जो बकवासियात चल रही है शेख रशीद की और ये जो इमरान खान की है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये इस तरह, ये कौन सा, ये इनको किसने ये हक दिया है? ये पुप्पे लगे हुए इस मुल्क के कि ये बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि लोग जो है, और अपना खून नहीं बहा रहे, अपने एक के बच्चे बहा रहे, दूसरे के बच्चे हैं ही नहीं, और लोगों के बच्चों को मारने के चक्कर में। तो भाई तुम पहले खुद तो कुर्बानी दो ना, तो अगले भी देंगे कुर्बानी। तो ये जो है मैं ये समझता हूँ कि ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल जो है वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म उसके अंदर। लेकिन ये आपको याद होगा, हमने जब हम लोग अपोजिशन में थे, हमने इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी की प्रपोजल दी, इन्होंने उसको उड़ा दिया। हमने जो है वो बड़ी कोशिश की कि हालात ठीक तरह से चलाए जाए, लेकिन ये इतने गैर संजीदा और गैर सियासी जो है वो लोग आके बैठ गए अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में। तो अब इनके साथ फिर उसी तरह डील किया जाएगा जिस तरह ये, अगर ये लगाम नहीं इनको होगी तो फिर ये शेख रशीद तो भाग जाएगा, मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये सबसे पहले भागेगा। प्री बेल अरेस्ट कराएगा, ये प्री बेल नहीं होगा ऐसे मुल्क छोड़ के भाग जाएगा। ये पहले भी एक दफा कर चुका है काम। या आपने डॉक्टर साहब मीसाक़ मईशत की बात की, और ये उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे और उन्होंने असम्बली के अंदर ये कहा था। अब जाहिर है आप हुकूमत में हैं, जब हुकूमत में लोग होते हैं तो वो ज़रा दिल बड़ा करते हैं अपोजिशन के लिए। अब आपकी जो ऑफ़र होगी ये इस्लाहात के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से, अवामी फ़लाह की बात करने के हवाले से, जो अपोजिशन का किरदार है, आपकी ऑफ़र वैसे ही मौजूद रहेगी? अब भी तहरीक इंसाफ है ज़ाहिर है अब अपोजिशन के अंदर? देखिए, हमारी ऑफ़र अपनी जगह पे बिल्कुल कायम है। हम ये चाहते हैं कि अपोजिशन जो है वो इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर भी हमसे बात करे। हम ये भी चाहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर भी बात करें, और मैं उसको फर्दर एक्सटेंड करता हूँ उस ऑफ़र को। लेकिन ये गैर संजीदा रवैया है कि आपकी हुकूमत थी तो आप कहेंगे जी पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान में ना कोई गद्दार थे, ना कोई मीर जाफर थे, ना कोई मीर सादिक था। जैसी आपकी हुकूमत है आपने कह दिया कि जी पूरा मुल्क पूरा हो गया, हिंदुस्तान आपको अच्छा लगना शुरू हो गया। आप कह रहे हैं उधर उधर वो खुददार हैं, हम खुददार नहीं है। भाई आप, इमरान खान खुद खुददार नहीं है, ये जब अपनी ज़ात तक रखे बात। 22 करोड़ लोग जिन्होंने, हमारे आबाद ने तो अपने खून से इस मुल्क को बनाया, वो खुददार नहीं थे तो कैसे क्या कहते हैं, हम तो उन लोगों की औलादे। तो ये अनफॉर्चुनेट है ये जो, मतलब कि मैं यही कह सकता हूँ कि ये हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। हम अभी भी चाहते हैं कि बातचीत से मामला चलाए जाएं। हम अभी भी ये चाहते हैं कि जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार ना फैले। लेकिन ये मुसलसल ये उकसा रहे हैं, बिलखुसूस शेख रशीद और इमरान खान, और ये अगर बाज नहीं आएंगे तो फिर इनसे जो है वो कानून के तहत ही इनसे फिर निपटा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान हमको कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और उनका कहना था कि ज़ाहिर है जमहूरियत में हुकूमत का भी अपना किरदार है लेकिन अपोजिशन का भी अपना किरदार है, और जिस तरह की बातें तहरीक इंसाफ यानी अपोजिशन की जानिब से हो रही हैं ये नाकाबिल कबूल हैं। अगर ऐसी बातें होती हैं और अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होती है तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है इन तमाम से कानून के तहत ही निपटा जाएगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और।
आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ BTV न्यूज़ पर। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान भी मौसमी हालात से मुतासरा जो ममालिक हैं उनकी फहरिस्त में शामिल है, बल्कि ये बहुत टॉप लिस्ट में आता है, जहाँ पर दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और ये भी एक तशवीशनाक खबर है। जंगलात की कटाई या जो डिफॉरेस्टेशन जिसे हम कहते हैं, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके साथ साथ जाहिर है कि सैलाब और जो शदीद मौसमी असरात हैं वो इंसानों के लिए, जंगलात के लिए, जो मुल्कों के लिए एक फूड सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा करते हैं। हमने देखा कि इस वक्त भी जो गिलगित बल्तिस्तान की जो सूरत हाल है, जो शुमाली इलाका जात हैं उसमें एक सैलाबी कैफियत है। ग्लेशियर्स वहाँ पर पिघल रहे हैं और पानी के बहाव में भी इजाफा हो रहा है। हुंजा और गिलगित के दरमियान जो एक राब्ता पुल था वो भी टूट गया, जिसकी बहाली के लिए काम हो रहा है। बहरहाल वहाँ पे मुतबादिल रास्ते तो दे दिए गए हैं, लेकिन बहरहाल जो क्लाइमेट चेंज है ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसकी जानिब हम तवज्जो क्यों नहीं दे पा रहे। इन्हीं मामलात पर आज हम अपने इस प्रोग्राम के इस हिस्से में गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में साथ हैं एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हैं जनाब डॉक्टर आसिफ जावेद। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं आबी उमूर के माहिर जनाब अरशद एच अब्बासी। अब्बासी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ अब्बासी साहब आपसे करेंगे। अब्बासी साहब ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, एक बार फिर एक सैलाबी कैफियत बन गई है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम जो इसको एक ड्यू तवज्जो चाहिए हम वो दे रहे हैं? देखिए जावेद, आपने प्रीएम्बल में बड़ी जबरदस्त बात की कि क्लाइमेट चेंज है, बिल्कुल ठीक है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात जो हमने काम किया है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन में ये है कि अनलाइक जो कि हिमालय में हो रहा है ईस्टर्न साइड के ऊपर, हमारे पाकिस्तान साइड के ऊपर जितने भी जो ग्लेशियर्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं। ओवर एंड अबाव स्नो अकोमोलेट होती है सर्दियों में, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो अकोमोलेट स्नो होती है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्लेशियर, वो क्या है, वो सर जाता है और वो नीचे डाउन स्ट्रीम पानी का फ्लो आता है। इस आपका जो केस है, इस वाले केस में तो बताओ, ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है, आप ये देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल उसने टॉप नहीं किया, पानी ने यानी ब्रिज को क्रॉस नहीं किया, बल्कि उस हाईएस्ट लेवल तक नहीं गया। हुआ क्या है, ये ब्रिज की फाउंडेशन का डिफरेंशियल सेटलमेंट हुई है। और अगर आप और से देखें, अगर सैटेलाइट इमेज, तो इसके जस्ट ऊपर यानी अप स्ट्रीम के ऊपर एक स्ट्रक्चर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, और आप देख सकते हो, चीज सामने भी आएगी। उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये है कि उसको डाइवर्जन की गई उस पिलर की तरफ। वो जो पिलर है जिसे कहते हैं गाइड बैंक, वो गाइड बैंक ने जाके सीधा पिलर पे जाके हिट किया, फाउंडेशन बैठी है और ब्रिज कोलैप्स हो गया। एक मैं आपको बताऊं कि इस ब्रिज का डिजाइन भी आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन 1976 में ये डिजाइन हुआ था, जब के पुराना वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजाइन भी था। लेकिन गलती उस ऑर्गेनाइजेशन की है जिसने अप स्ट्रीम के ऊपर अपना तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बचा लिया, वहां बड़ी बैरकें बनी, सब कुछ बनी है। उनका डाइवर्जन जिसे कहते हैं चैनल या डाइवर्जन बैंक या गाइड बैंक बना हुआ है, जिसने स्ट्रेट जाके राइट साइड पे बैंक जो पिलर है उसको जाके हिट किया, वो फाउंडेशन इरोड रही है और ब्रिज कोलैप्स हो गया। अलबत्ता ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, वो उसकी रियलिटी के पीछे जिस तरह आपके साथ बड़ी जबरदस्त प्रोग्राम हुए, ये भी हुआ है। हमने कहा ना कि रीजनल जो प्लेयर्स हैं इंडिया को,
कि आए ना हम 20 साल से कोशिश कर रहे हैं कि सियाचिन को वेकेट किया जाए, हिमालयन ग्लेशियर्स के ऊपर ये जितना जो ओवरबर्डन हुआ है इसको खत्म किया जाए, इसको प्रिजर्व किया जाए। देखिए ये एक और बात आ जाती है, वो ये आ जाती है कि आप खुद सोचें कि अभी चाइना और इंडिया की जो जितनी टेंशन है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की है, देखिए ना वो किस किस एरिया तक क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। जब देखिए हम खुद एक आप कह सकते हैं स्नोफॉल के एरिया के रहने वाले, हमें एक पता है कि जब इंसान जाता है वहां पे तो वहां पे क्या होता है, वो आपकी ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं। जो किलर है, किलर जो है इंसानी प्रेजेंस, ह्यूमन डायरेक्ट इंटरवेंशन। एक बात हमें पूरी दुनिया को कन्वे करनी है, वो कन्वे ये करनी है कि डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन इज अ किलर फॉर द किलर। और हम कहते हैं जी क्लाइमेट चेंज। दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज में देखे ना, हमने कितनी दफा इंडिया में पार्टिसिपेट किया, उनका कहा कि देखें आपकी कोल कितने 2 लाख मेगावाट उसका है, ये खत्म करें जो कार्बन एमिशन भी है। और इवन इंडिया ने भी माना है, डॉक्टर R.K. पचौरी जो IPCC के चेयरमैन थे, बिल्कुल एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिल्कुल ठीक है, जितने भी वायलेंट ग्लेशियर्स है, इवन जो पूरा रेंज इसमें नहीं है, ब्लैक कार्बन डिपॉजिट उसके ऊपर है, डायरेक्ट कार्बन डिपॉजिट। ठीक है, अब्बास साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं डॉक्टर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। डॉक्टर साहब, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पेश की जो एक वेदर अलर्ट होता है वो भी नहीं हो रहा, फिर मानसून शदीद हो जाता है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आप क्या समझते हैं किस किस्म के खतरात का सामना है अभी हमें? देखिए, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि बंदे को अलार्म सिचुएशन नहीं पता लग रही होती, अलार्म नहीं होता। बेसिकली क्लाइमेट चेंज होता क्या है, इट्स बेसिकली अनप्रेसिडेंटेड वेदर कंडीशंस, जो कि आपको पता नहीं होता। एक किस्म जहाँ पर बारिशें होनी है वहाँ पर बारिशें नहीं हो रही, जहाँ पर बारिशें नहीं हो रही वहाँ पर बहुत मैसिव किस्म के रेन स्टॉर्म होंगे। लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि पाकिस्तान हैज़ बीन कंसिस्टेंटली रैंक इन टॉप 10th वल्नरेबल कंट्री, ठीक है, अभी 5th पे शायद मेरे ख्याल से आ गया। उसकी कुछ 2 रीजंस हैं मेजर। एक तो ये है कि हमारे पास बहुत बड़ा ग्लेशियर का ज़ख़ीरा है, ठीक है, और दूसरा ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक कोस्ट लाइन है हमारी बहुत बड़ी, ठीक है ना। अब क्लाइमेट चेंज से हो क्या रहा है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हमारी जो 40% पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है इस मेल्ट वाटर पे, इस रीजन की टोटल, ठीक है ना। दूसरी जो चीज़ है, हमारा सी लेवल भी राइज हो रहा है, हमारा मेजर सिटी देख लें आप, कराची कोस्ट लाइन पे है। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि हमारे पास एक देखें सी लेवल दो वजह से बढ़ता है, एक होती है लैंड बेस्ड आइस, एक होती है सी बेस्ड आइस। अब अगर पाकिस्तान की सिचुएशन को देखें तो पाकिस्तान के पास तमाम जितनी भी आइस है वो सारी लैंड बेस्ड आइस है। तो लैंड बेस्ड आइस से सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू सी बेस्ड आइस, क्योंकि सी बेस्ड आइस ऑलरेडी उसका हिस्सा होता है, फिर भी थोड़ा सा सी लेवल राइज होता है। लेकिन पाकिस्तान जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एमिशंस जो सी है वो लेस दैन 1% है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी आर इमिटिंग वेरी लेस, मतलब है हमारी, लेकिन हम इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं उनके डेवलपमेंट का। तो हमें जो स्ट्रेटजीज़ करनी चाहिए, जो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, दे आर मोर टूवर्ड्स एडेप्टेशन। हमें मैसिव वाटर कंजर्वेशन की तरफ जानी चाहिए, हमें डैम्स बनानी चाहिए। जिस तरह आपने कहा भी एक ब्रिज टूटा है, तो ये तो बहुत छोटा सा वाक़या है, इतने ग्लेशियर्स हैं, इतने लेक्स हैं वहाँ पर, इतने आउटबर्स्ट हो सकते हैं, तो ये मैसिव चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर हमने इन चीज़ों की तरफ फोकस ना किया, कंजर्वेशन ऑफ वाटर की तरफ, डैम्स ना बनाए, रेजिडेंट एग्रीकल्चर की तरफ ना गए, तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि लोग पीने के पानी के लिए भी तरस जाएंगे जिस हिसाब से। क्योंकि क्लाइमेट चेंज में जो सबसे बड़ा विक्टिम बनने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, बल्कि इस पूरे रीजन के लिए, वो है वाटर। तो इसको देखें, अब हमें एक तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे एमिशंस जो रिडक्शंस का टारगेट्स हैं लोगों को मीट आउट करने चाहिए। COP21 में काफ़ी फैसले हुए, US जो सबसे बड़ा एमिटर है, मतलब है सेकंड लार्जेस्ट एमिटर, चाइना उससे बड़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, US इनको हेल्प करनी चाहिए ताकि मतलब है एमिशंस कम हो, क्योंकि ये लोग एमिशन कम करेंगे तो तभी कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट आए कि मिटिगेट होगा। और पाकिस्तान को मतलब है इस हवाले से ठीक है। अब्बास साहब, ये गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कमोबेश ये जो एक रिपोर्ट आई है उसमें कहते हैं कि 3000 से ज़ायद झीलें बन गई हैं, जिसमें 33 तकरीबन ऐसी झीलें हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं और जिसके बारे में भी कहा जा रहा है कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर जाहिर है इस क्लाइमेट चेंज से खुशकसाली और फिर कहत के जो मामलात हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आप जनूबी पंजाब में जाएं, सिंध में इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है, सिंध को पानी की कमी का सामना है, बलूचिस्तान में ये मामलात हैं, साफ पानी नहीं है, फसलों की कमी है, ये सारे सूरत हाल जो है वो इसी वजह से ही हो रही है आपके ख्याल? देखिए जावेद, एक तो बात ही मैं आपको पहले बता दूं इस प्रोग्राम में कि 1987 में किंग हेवर्ट, जो कि पाकिस्तान के ग्लेशियर के जो किंग है, उसकी एज अभी 95 है, कि उस वक्त 1987 में इवन दिस हस्पर ग्लेशियर
इसके सारे जीपीएस लगे हुए हैं और डेली रियल टाइम डाटा हाइड्रोलॉजी सेंटर मुल्तान रोड लाहौर में आता है। इसके अंदर कोई गल्फ नहीं थी, यानी कोई झील वगैरह ऐसी नहीं थी। मैंने जैसे आपको पहले बताया, कल अगर दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स को, कल क्लाइमेट चेंज का एक्सपर्ट्स को बताएंगे कि ये ब्रिज फेलियर अभी तो वो जो स्टेज यानी विड्थ ऑफ जो रिवर है वो भी पूरा नहीं हुआ, लेवल तो अभी 1/3 था। ये अगेन लेट मी रीइटरेट कि ये फाउंडेशन फेलियर है, क्योंकि इसके ऊपर गाइडेड इम्पैक्टमेंट जो बने थे उन्होंने सीधा गाइड किया, पिलर को पिलर नीचे हिट हुआ है और वो कोलैप्स हो गया, सेटलमेंट हो गया। अब कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, देखिए कहते हैं ना क्लाइमेट, ये इन्वायरमेंट की कोई बाउंड्री नहीं होती, और अगर आप कहीं गूगल करें तो 20 साल से हम इस पे इशू पे लगे हुए हैं। हमारे साथ बड़े इंडियन के बड़े बड़े लोग भी आए थे, इवन उनके फार्मर आर्मी चीफ भी, उनको बड़ा इंटरेस्ट हो जाता है रिटायरमेंट के बाद क्लाइमेट चेंज पे। हम कहते हैं ग्लेशियर को प्रिजर्व करें, नो मैन इंटरवेंशन। 20 साल से कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया के कौन से मुल्क है जहाँ सियाचिन के दोनों मुल्कों की फौजें बैठी हुई हैं, इंडिया ने जो जहाँ वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट नहीं किया। ये डेवलपमेंट का एक इम्पैक्ट पूरे हमारे इस ग्लेशियर्स पे आता है, और एक हमें जो काम करना चाहिए, बल्कि देखिए आप बाइडन बड़ा क्लाइमेट चेंज का फेवर है, हम एक वहाँ पे एक रिपोर्ट देनी चाहिए बेस्ड ऑन फैक्ट डाटा कि सुनिए हिमालयन ग्लेशियर को प्रिजर्व। देखिए कनाडा और अमेरिका के दरमियान कितने ग्लेशियर हैं, वो क्या है, रिजर्व्ड एरिया हो गए। ये रिजर्व्ड एरिया हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक इसका हाल ये है। अब ये वाली बात कि कार्बन इमिशन जीरो करें, टेक्निकल है, देखें आपने माशाल्लाह कितने अच्छे प्रोग्राम भी किए हुए पावर सेक्टर के ऊपर। ये एक हमारा है, हमारा भी आपको शायद नहीं पता, हमने भी 4 कोर पावर प्लांट लगते हैं, और कौन से लगाए हैं जो कि सब क्रिटिकल है। जरा कार्बन इमिशन इसकी देखिएगा कि पर मेगावाट कितनी है, इंडिया तो इम्प्रूव कर रहा है। इस पे भी जो एक बात आ रही है रिन्यूएबल, इसके ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो फोकस रहा है, हमारी 20 साल की एक स्ट्रगल रही है, वो स्ट्रगल ये रही है चीन को विकेट होना चाहिए, एक नेचुरल पार्क। इसी तरह जो हिमालय ग्लेशियर है जितने भी है, यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, देखिए आपको शायद पता हो हर पिछले 2 साल में कितनी आई कि चाइना और इंडिया के दौरान कहाँ ये कन्फ्रंटेशन हो रही है, लद्दाख में हो रही है, सिक्किम में हो रही है, कहाँ हो रही है, इन एरियाज के अंदर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, काश में आपके प्रोग्राम में होता, स्लाइड लेके आता है, वो क्या क्या डेवलपमेंट नहीं कर रहे। कितने एयरपोर्ट इन ग्लेशियर एरियाज में अंदर बने हुए हैं। जब आप इतनी डेवलपमेंट इन एरियाज में करेंगे तो देखिए इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। वो एक सडन जो सर्ज आई है, ये एक सर्ज है जो कि स्नो एक्युमुलेट पर ग्लेशियर में थी, वो फ्लो नीचे है। लेकिन बिलीव यू मी, दिस इज नॉर्मल यार। अब 58 हमें बताया कि हम परिषद में 30 साल से काम कर रहे हैं। असल यहाँ पे इशू तो खैर ब्रिज फेलियर है, ओल्ड डिजाइन भी था, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन गलती है। कल ये मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कीजिएगा, कल को इन्वेस्टिगेट करेगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा उसके ऊपर उसको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने डायरेक्ट फ्लो को पिलर से जाके हिट कराया है, और ये हमारे दोस्तों को हमने रिपोर्ट भी दी है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के ऊपर देखिए एक और बात है, ठीक है, रीजनल कंसेंसस डेवलप करना है। ठीक है, कंसेंसस डेवलप करना है। डॉक्टर साहब ये देखें, आप दर्जा हरारत में भी इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हीट वेव्स के बारे में भी बात हो रही है। फिर अप्रैल के अंदर जो टेम्परेचर हमने देखा है ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है, तो क्या हम तैयार रहें कि अब मजीद जो है, अब तो सख्त महीने तो आने हैं अभी। देखिए जावेद साहब, हम इस वक्त एरा ऑफ एक्शन में इंटर हो चुके हैं। हमारे पास थिंकिंग का टाइम बहुत कम रह गया, हमने एक्शन लेने। जिस तरह अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो हिमालयस हमारा पूरा एरिया है, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करना चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज मसला क्या है पता है, मसला ये है कि जितने हमारे मतलब है वो, जिस तरह इन्होंने सियाचिन की बात की ग्लेशियर्स की, तो सियाचिन में मैंने आर्टिकल लिखा था, उसमें भी एक ग्यारी में एक इंसिडेंस हुआ था 2012 में। तो हमारे 143 के 145 सोल्जर्स गए थे, वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। तो इस तरह कई इवेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब सियाचिन जैसी जगह जो कि अननेचुरल लोकेशन है, बेसिकली वहाँ पर वैसे भी ह्यूमन अगर चले जाएँ तो वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर पर फ़र्क पड़ेगा डेफिनेटली। तो हमें मतलब है एक प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, एक अच्छे मतलब एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे। इस तरह से नहीं कि मतलब है हम डिबेट करते हैं, जिस तरह अब्बासी साहब ने कहा 20 ईयर से ज़्यादा डिबेट तो वाकई चल रही है। बिल्कुल सही, मतलब अमली तौर पे हमें अमली तौर पे कुछ करना, बल्कि ये सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में चल रही। क्योटो प्रोटोकॉल मेरे ख्याल से कोई 1997 में आया था, और अभी तक यूएस मतलब अभी बाइडन की गवर्नमेंट आई तो शायद वो थोड़ा सा करेंगे, मतलब एंट्री शायद उसमें कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद पेरिस अकॉर्ड से उन्होंने बैकआउट किया। तो मतलब है ये पूरे सिर्फ पाकिस्तान के लोगों का मसला नहीं है। जो बंदा यूएस गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग बैठे हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट है,
या चाइना में जो लोग हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि उनकी डेवलपमेंट से जो इफेक्ट्स आ रहे हैं सारे के सारे ऐसे लोगों पे आ रहे हैं जिन्होंने मतलब है जो कि इतने डेवलप्ड नहीं है। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर लोगों की जिस तरह डेजर्टिफिकेशन की बात होती है, ड्राउट की आपने बात की, अब ड्राउट यहाँ पर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं, बारिशें नहीं हो रही, सारा कुछ उस बंदे को पता ही नहीं है, वो ये समझता है कि नेचर इज़ प्लेइंग क्रेजी बेसिकली। लेकिन उसको ये समझ जानी चाहिए, लिहाजा इन कंट्रीज़ को, इन स्टेट्स को भी पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए फाइनेंशियली। दिस इज़ आवर लीगल राइट, ये कोई वो नहीं है कि एड, क्योंकि हम उनकी वजह से सफ़र कर रहे हैं तो हमें ये करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट जिस तरह प्रोजेक्ट था लास्ट गवर्नमेंट का 10 बिलियन ट्री सुनामी का, दैट वाज अ वेरी एक्सीलेंट प्रोजेक्ट, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके फ़ायदे सबसे बड़ा मतलब एक आंसर टू द क्लाइमेट चेंज है, क्लियर कट। कार्बन सिंक को आप भूल जाएं कि कार्बन सिंक होगा तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम होगी। जो वाटर स्टोर करते हैं जो रूट्स ऑफ द ट्रीज़, और जो उससे जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को वो मॉडिफाई कर दें जिसकी वजह से बारिशें होंगी और हमारे पास एक मैसिव वाटर रिजर्व नेचुरल अवेलेबल होगा, तो हमें मतलब इस तरह की उसको इंकरेज करना चाहिए, इसको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पे लाना चाहिए, मतलब इसको हैंड साइड नहीं डालना चाहिए बेसिकली। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ जावेद साहब और अरशद अब्बासी साहब, आप गुफ्तगू में ज्वाइन किए। एक इंतहाई अहम मौजू है, इतने कम वक्त में इस मौजू का अहाता नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत वक्त को अपनी दिए बहुत अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि इस किस्म के माहौल को मुतासर होने से बचाया जा सके। ज़ाहिर है इंसानों के लिए भी ख़तरा है और जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए भी ख़तरा है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ाहिर है पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम में हर इदारे का अपना एक किरदार है, हर इदारे का अपना एक तक़द्दुस है। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जब हुकूमत तब्दील हुई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पार्लिमान के अंदर अक्सरियत खो जाने की बुनियाद पर हुकूमत से हाथ धो बैठी और उसके नतीजे में जो अपोजिशन की जमातें थीं वो हुकूमत में आ गई और एक नई हुकूमत तश्कील हुई। उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ ने एक भरपूर तरीके से इसका रद्द अमल किया और तनकीद की। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी तनकीद आती रही, जाहिर है हुकूमत पर तो आती ही रही, लेकिन इस हवाले से बार बार पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से भी रेफरेंस दिया गया। इस पर पहले भी डायरेक्टर जनरल ISPR की जानिब से रद्द अमल आया कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो सियासत से दूर हैं और जो उनका एक आइनी किरदार है वो भरपूर तरीके से वो अदा कर रही हैं। लेकिन ये सिलसिला बरकरार रहा और कुछ सियासतदानों की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से, तज्ज़ियाकारों की जानिब से मुख्तलिफ़ फोरम्स पर यानी सोशल मीडिया पर और ज़ाहिर है टेलीविज़न के ऊपर भी बैठ कर बार बार इस हवाले से ज़िक्र किया, जिसके बाद एक बार फिर ISPR का रद्द अमल सामने आया और उस रद्द अमल में कहा गया है कि फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखा जाए। जो सियासतदान हैं वो खामखा फ़ौज को अपने मामलात में न घसीटें, क्योंकि गैर मुसद्दिक़ा और इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने से ज़ाहिर है इंतहाई नुकसान हो सकता है। तो क्यों कर ये सूरत हाल हुई, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर सीनियर तार जनाब एहतशामुल हक। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब, ये आपको लगा कि इस बार जो एक रद्द अमल हमने देखा सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ TV चैनल्स पर, ये हालात इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि ये रद्द अमल जो है जो अब आया है ISPR का, एक बार फिर रद्द अमल आया है, ये एक नेचुरल रद्द अमल है? देखिए जावेद, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बन गई है और जिस तरीके से जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि अदारों को मिलान करने का एक सिलसिला शुरू हो चुका, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आज जिस तरीके से ISPR की तरफ से एक मरतबा फिर कहा गया है कि हम नॉन पॉलिटिकल है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, बस मत के सीटें, एक थोड़ी सी वार्निंग भी उसमें नजर आती है कि जो जरूरत से ज्यादा लोग आगे चले गए हैं उनको देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। अब मसला जावेद यह है कि सोशल मीडिया तो माजरत के साथ बेलगाम है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ये जिस तरीके से कौम को डिवाइड कर दिया गया, तेजी से डिवाइड हो रही है, पोलराइज हो गई सोसाइटी, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, ये बड़ा खतरनाक साइन है हमारी सियासत के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। अब सवाल बड़ा अहम और एक ही सवाल है, मुझे अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, मुझे बुरा लगे, आपको बुरा लगे। एक वाकया पार्लियामेंट के अंदर होता है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत वोट आउट होती है और बाकायदा लीगल तरीके से होती है, आईनी तरीके से होती है। अब आपके साथ लोग नहीं रहे, क्यों नहीं रहे, इत्तेहादी नहीं रहे, क्यों नहीं रहे, अदारों ने साथ दिया नहीं दिया, वो एक अलग बहस है।
लेकिन एक परफेक्ट आईनी काम हुआ, आपको चाहिए था आप उसको एक्सेप्ट करते। अब आप वो कहते हैं लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है अपने आप को मारना चाहिए, अपने तहादियों को देखें जो आपको छोड़ के चले गए। आप अब देखें कि जो आपके एमएलए एमपी जो दिखे हैं या नहीं दिखे या अपनी लॉयल्टी चेंज की है, इस सारे वाक़े को बढ़ा के आप दोबारा से एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करते हैं। और आज फिर माजरत के साथ उन्होंने जिस तरीके से इमरान खान साहब ने एबटाबाद के जलसे में बात की, मेरा मुझे लगता है ये इसी तरफ ICR की तरफ इशारा है। तो फिर उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। भाई आप क्या चाह रहे हैं? आप अदारों को क्यों मलायन करना चाह रहे हैं? अदारों को अदारे ही रहने दें। जो डीसी को कभी नाम आता है, कभी इनका नाम आता है। अब सवाल ये कभी आपने एक बात तो समझ आती है कि आप चाहते हैं कि एंटी इलेक्शन हो, आप उसके लिए दबाव बढ़ाने का आपको पूरा हक है। पुरअमन जलसे जूस आप करें, 20 लाख छोड़ के 20 करोड़ लोगों को ले आए। लेकिन ये क्या तरीका है कि उठते बैठते आप भी आपके लोग भी एक बहस शुरू कर दें कि ये गलत हुआ, कॉन्स्पिरेसी भी आहिस्ता आहिस्ता समझ भी आ रही है कि जी ठीक है कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये जो आप कह सकते हैं मुदाखलत थी। और ये मुदाखलत भी किस तरह की, सारी दुनिया में केबल्स आती हैं, एम्बेसडर्स एम्बेसी बैठ के अपने लोगों को लिख रहे होते हैं, अपने फॉरेन ऑफिस को जो भी उसकी बातचीत होती है उसको एक आउट ऑफ दी जिसको कहते हैं जाके बिल्कुल दूर जाके उन चीज़ों को आप लिजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे हटाया गया, और फिर नीचे बताया कि जी लोग मिल गए आपके साथ। तो मैंने ख्याल है ये अकाउंट को मतलब डिवाइड करने की बात है। अब अदारों के अलावा सियासतदानों पे और मीडिया पे जावेद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और माजरत के साथ हमारा मीडिया भी पार्टीजनशिप शो कर रहा है। कुछ आधे लोग उधर हैं या थोड़े लोग उधर हैं या ज्यादा उधर। सियासतदानों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, और अब चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से है, हुकूमत से है, तमाम सियासी जमातों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, जाहिर है सोशल मीडिया बेलगाम है, उसमें हम देखते हैं उस पर कोई एज सच कोई पाबंदी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई चेक नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं है। जो जिसके मुंह में आए वो कहता चला जाता है, लिखता चला जाता है। फिर जाहिर है पाकिस्तान की सियासत में नौजवानों की दिलचस्पी भी बढ़ी, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हम ये देखते हैं कि दिलचस्पी तो बढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ आइन कानून का एहतराम और जो आइन के तकाजे हैं उसके हवाले से भी अवेयरनेस कम है। और ये सियासी जमातों की जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने यूथ को भी इस चीज से आगाह करें। लेकिन जवेद मसला तो यह है ना कि जो भी सियासी पार्टियां हैं वो खास तौर पे जो अपोजिशन में चली गई हैं, उसमें मेन तो आप PTI को समझ लें, इनको ही देखना चाहिए कि ठीक है मान लिया किसी हद तक तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है। जो PTI ने अपनी हुकूमत में करने की कोशिश की उससे पहले बाकी हुकूमतों ने भी एक हद तक तो आप जो सिरे से झूठ है, सिरे से इल्जाम तराशी है, उसको रोकने के लिए अगर मुकदमा लगाते हैं तो बिल्कुल बजा है। लेकिन दूसरी तरफ अब सवाल तो ये है कि सियासी जमातें जो गवर्नमेंट में होती है उनका रवैया कुछ और होता है, जब ओपोजिशन में आ जाती है तो बिल्कुल उनका रवैया कुछ और हो जाता है। वही जो दर्ज दे रहे होते हैं हुकूमत में रह के ओपोजिशन में आके बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न लेके किसी और तरफ चले जाते हैं। असल मसला है कि मफादात की सियासत है। मफादात जाती मफाद हो, सियासी मफाद हो, वो कौमी मफादात पे कुर्बान होने चाहिए। कौमी मफादात जो है ना उसको ऊपर रखना चाहिए, लेकिन माजरत के साथ नहीं हो रहा। आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में देख लें बीजेपी और कांग्रेस किस तरह आपस में लड़ती है, क्या क्या उनके खिलाफ होता है। लेकिन जब नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज की बात आती है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे यहाँ हर बात को क्रिटिसाइज किया जाता है, पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, सियासी मालिक देने की कोशिश की जाती है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि अब इत्तेफाक राय बड़े पैमाने पर सियासी जमातों में हो, किन इश्यूज पे हमने बात करनी है, किन पे नहीं करनी, क्या सिक्योरिटी के इश्यूज को खतरात लागू हो सकते हैं, किस तरीके से हमारे माशरे का फैब्रिक खराब हो रहा है, बेलगाम किस्म की जिसको कहते हैं आज़ादी, बेबाज आज़ादी, वो खत्म होनी चाहिए। और छोटी छोटी बात पे जो आपकी मतलब की ना हो फौरन जमहूरियत को खतरा लागू हो जाता है, इसको भी रोकना चाहिए। मेरा ख्याल है मीडिया भी बहुत पार्टीजानशिप शो कर रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैंने अपने 45 साल के कैरियर में जावेद नहीं देखा जिस तरीके से मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि हम सोल्ड आउट हुए हैं, या हम आइडियोलॉजिकली का साथ दे रहे हैं, या हमारे जाति मफादात का तकाजा है, या हम सो कॉल्ड अपनी तो कहना चाहिए अपने जहन से जो बात सोचते हैं उसी को सच समझ रहे होते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि मफाद मफाद क्या है, जाति मफाद क्या है, सियासी मफाद क्या है। क्योंकि वक्त आ गया है, लोगों ने आपसे मैंने सबने चले जाना है, नए लोगों ने आना है, नई नस्लों ने आना है। क्या उनके लिए हम मुल्क को इस तरह छोड़ के जाएंगे? तो खुदा ना खास्ता आपस में अब सिविल वॉर की लोगों ने खाना जमीन की बातें शुरू कर दी है, तो बगावत की बात कर रहा है, कोई कितना की बातें कर रहा है। हर सियासी लीडर अपने मतलब की बात कर रहा है। जवेद से मेरा फादर टाइम से गलती से मेरा मसला हल हो जाए, अपनी इमरान खान साहब को एक किया कि इलेक्शन थोड़ी हो जाए,
तो ये उसका एक तरीकाकार है ना। अभी देखा जाए तो 1.5 साल रहता है, उसी तौर पर तो 1.5 साल पूरे करने चाहिए। हाँ, अगर आप इत्तेफाक राय करें, आप तो 3 सालों में ओपोजिशन के लोगों को आपने मुझे लगाया, आज आप तो उनके साथ बैठने के लिए तैयार है। जिस तरह आप इलेक्ट होकर आए थे, बाकी सियासी लोग भी इलेक्ट होकर आए, उनसे बैठे, बात करें और जो तरीके से तरीकाकार इत्तेफाक राय करके आगे चले, फिर तो सूरत हाल बदल सकती है। अदरवाइज बहुत तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और जाहिर है हर स्टेक होल्डर का अहम किरदार है। जो हुकूमत में है उसकी अपनी जिम्मेदारी है, जो अपोजिशन में है उसकी अपनी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एहतशामुल हक साहब गुफ्तगू कर रहे थे और यकीनी तौर पर ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब आप अक्सरियत में होते हैं, आप हुकूमत में होते हैं, आपकी हुकूमत होती है, लेकिन जब आप अक्सरियत खो जाते हैं तो फिर अपोजिशन में चले जाते हैं। आपको वहाँ पर अपना किरदार अदा करना चाहिए, न कि इदारों पर मुसलसल तनकीद या इदारों के हवाले से बात करनी चाहिए। हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।